बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को हम डिस्कस कर रहे थे, तो उसका पार्ट 2 के अंदर हम 82 क्वेश्चन से शुरू करेंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू ऑफ एक्ट ऑफ 1909। जो 1909 के अंदर एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसका दूसरा नाम मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म था, उसके तहत कौन सी बात दुरुस्त नहीं है? वो ये बात दुरुस्त नहीं है, इट वाज मच अबव द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल, कि ये लोगों की तवक्कुआत से बहुत बढ़ के था। ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द डिफेक्ट ऑफ एक्ट ऑफ 1909। क्वेश्चन वो ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द डिफेक्ट ऑफ एक्ट ऑफ 1909, कि इनमें से कौन सी खामी जो है वो इंडिया मतलब एक्ट ऑफ 1909 में नहीं थी। वो ये कि द एडमिनिस्ट्रेशन वाज डेलिबरेटली केप्ट लेस सेंट्रलाइज्ड, कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको सेंट्रलाइज जो है वो रखा गया था। तो ऐसी बिल्कुल बात गलत नहीं है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इज़ कॉमनली नोन एज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है 1909 के अंदर जो एक्ट बनाया गया था उसको मोंटेगो रिफॉर्म भी कहा जाता है, मोंटफोर्ड रिफॉर्म भी उसको कहा जाता है, या मोंटेगो क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी उसको कहा जाता है। नेक्स्ट है कि अंडर द एक्ट ऑफ 1919 रेडिकल चेंजेस वर मेड। 1919 के एक्ट के मुताबिक, जिसको मोंटेगो क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है, उसके मुताबिक जो रेडिकल चेंजेस थी वो ये थी इन द प्रोविंसेस ऑफ इंडिया, कि मतलब जो इंडिया के सूबे हैं उनके अंदर बाकायदा तौर पर रेडिकल चेंजेस लाई गई। नेक्स्ट है कि अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड। 1919 के एक्ट के मुताबिक डायरकी जो है वो प्रोविंशियल लेवल के ऊपर इंट्रोड्यूस करवाई गई, सूबाई सतह पे जो डायरकी का सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। नेक्स्ट है बाय डायरकी व्हाट इज़ मीन्ड इन डैट पावर वर डिवाइडेड। डायरकी से क्या मुराद है कि ये जो पावर है ये किस किस के दरमियान डिवाइड हुई थी? तो ये हुई थी इन टू रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, कि ये रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स के अंदर जो है वो डायरकी डिवाइड हुई थी। नेक्स्ट है which one of the following was not a cause responsible for the passing of Government of India Act 1919। इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो वजह नहीं बनी थी 1919 के एक्ट को पास करने के लिए? तो वो ये है कि इंटरेस्ट ऑफ इंडियन कमर्शियल क्लासेस ड्यूरिंग वार वर फुली प्रोटेक्टेड। इंटरेस्ट ऑफ इंडियन कमर्शियल क्लासेस ड्यूरिंग वार वर फुली प्रोटेक्टेड। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मतलब इंडियन की जो कमर्शियल क्लासेस हैं उनके इंटरेस्ट को बिल्कुल जो है वायलेट किया गया था जब जंग हो रही थी। पहली जंग जो 1914 से 1918 तक जो है वो रही थी, तो उसके अंदर जो इंडियन के कमर्शियल क्लासेस हैं उनके इंटरेस्ट को फॉलो नहीं किया गया था। नेक्स्ट है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डीलिंग विद ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स वाज विद इलेक्टेड मेंबर्स। 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के मुताबिक मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डीलिंग विद ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स के साथ जो मेन डील कर सकते थे वो थे इलेक्टेड मेंबर्स, जिनको लोगों ने मुंतखब किया था। नेक्स्ट आएगा कि अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 मीटिंग ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल वर टू बी प्रिसाइडेड ओवर। 1919 के एक्ट के मुताबिक जो लेजिस्लेटिव काउंसिल की मीटिंग है उसको हेड कौन करेगा? तो वो हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द काउंसिल। इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं वो काउंसिल के वो उसको हेड करेंगे। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन आएगा which one of the following was not a cause responsible for the passing of Government of India Act 1935। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट है 1935 का, उसकी क्या वजह नहीं बनी उसको पास करने की? तो वो ये कि रिपोर्टर ऑफ हंटर कमेटी इनकरेज्ड पीपल टुवर्ड्स ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है कि जो हंटर कमेटी के लोग हैं उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को इनकरेज किया कि आप जो है वो इंडियन काउंसिल एक्ट को पास करें। अच्छा, उसके बाद है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इज़ नोन फॉर। जो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 है वो किस हवाले से पहचाना जाता है? तो वो इंट्रोड्यूसिंग प्रोविंशियल अटानमी, क्योंकि उसके अंदर जो है वो प्रोविंशियल अटानमी को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। नेक्स्ट है द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज डिलेड एज्यूमिंग ऑफिस इन द प्रोविंसेस। जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ हैं उन्होंने अपने यानी कि ऑफिस को होल्ड करने को लेट कर दिया था। तो उसकी वजह क्या है? बिकॉज कांग्रेस वांटेड एन अश्योरेंस दैट गवर्नर्स विल एक्ट एज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। उसकी वजह ये थी कि कांग्रेस सिर्फ ये चाहती थी कि जो गवर्नर्स हैं जिनको गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को निभाएं, इसके अलावा और कुछ भी ना करें। नेक्स्ट है कि नेहरू रिपोर्ट
for solving India's constitutional problem was prepared under the chairmanship of Motilal Nehru. नेहरू रिपोर्ट के नाम से जो इंडिया के लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम को हल करने के लिए एक रिपोर्ट तैयार की, तो उस रिपोर्ट को चेयरमैन कौन कर रहे थे? मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट है गांधी इरवान पैक्ट। गांधी इरवान पैक्ट जो है वो 1931 के अंदर साइन किया गया। गांधी इरवान पैक्ट जो है वो 1931 के अंदर साइन किया गया। नेक्स्ट है कम्युनल अवार्ड ऑफ लॉर्ड मैकडोनल्ड वाज गिवन इन द ईयर ऑफ 1932। कम्युनल अवार्ड जो है लॉर्ड मैकडोनल्ड का वो 1932 के साल में दिया गया। कम्युनल अवार्ड लॉर्ड मैकडोनल्ड वाज गिवन इन द ईयर ऑफ 1932। नेक्स्ट है कि अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इट वाज प्रपोज्ड दैट इंडिया शैल बी अ यूनिटरी स्टेट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के मुताबिक इस बात को प्रपोज किया गया कि इंडिया जो है वो एक यूनिटरी स्टेट होनी चाहिए। नेक्स्ट है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के मुताबिक डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द सेंटर, कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो है वो डायरकी का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के मुताबिक। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट इंडियन फेडरल सिस्टम प्रपोज्ड अंडर द एक्ट ऑफ 1935। यानी कि जो इंडियन फेडरल सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया था 1935 के एक्ट के मुताबिक, उसके लिए क्या चीज़ दुरुस्त नहीं है, वो ये कि इट इन इट्स अपर हाउस वाज मेड मोर पावरफुल दैन लोअर हाउस, कि 1935 के एक्ट के मुताबिक फेडरल गवर्नमेंट के लिए अपर हाउस जो है वो लोअर हाउस से ज़्यादा पावरफुल नहीं होगा। ये बात गलत है। अच्छा, उसके बाद है अंडर द इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 इट वाज प्रोवाइडेड दैट 1947 का जो इंडिपेंडेंस एक्ट है उसके मुताबिक इंडिया विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इंडिया जो है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट है कि कायदे आज़म वाज अपॉइंटेड एज गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान बाय द किंग, जो मतलब उस वक़्त का बादशाह है। क्राउन जो है, जो ब्रिटिश क्राउन था, उसने कायदे आज़म को जो है पाकिस्तान का गवर्नर जनरल मुकर्रर किया। नेक्स्ट है टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज नॉट एन ईजी जॉब इंक्लूडिंग रिलीजन विच और दी अदर फॉलोइंग वर मेजर हिंड्रेंस इन द वे ऑफ फॉर्मेटिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री। यानी कि मज़हब के अलावा और कौन कौन सी मुश्किलात पेश आईं पाकिस्तान को अपना कानून बनाने के लिए, अपना आइन बनाने के लिए, तो वो है पहली कल्चरल और लिंग्विस्टिक डिफरेंस। मतलब कल्चर का फ़र्क था, ज़ुबान का फ़र्क था, लैक ऑफ होमोजेनिटी, लोगों के दरमियान मतलब एक यकजा होने की ज़रूरत जो थी वो बहुत थोड़ी थी। नेक्स्ट है नेचर ऑफ द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, और स्ट्रक्चर जो है वो पार्लियामेंट होगा या फेडरल होगा, इस बात के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इंतशार था। तो ये सारी प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट है कि हाउ मैनी कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बलीज वर मेड टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। कितनी कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली जो है वो बनाई गई जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना था, तो वो है तीन कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली जो है वो बनाई गई जिन्होंने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना था। नेक्स्ट है द इंटर्म कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज कंप्रोमाइज्ड ऑन। जो इंटर्म कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि थोड़े वक्त के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का, उसको कंप्रोमाइज़ कर दिया गया था ऑन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के ऊपर। यानी कि इन दोनों के बिहाफ के ऊपर जो है कंप्रोमाइज़ कर दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को। नेक्स्ट है कि ऑन 10th August 1947 द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली मेट विच ऑफ द फॉलोइंग जॉब्स वाज असाइंड टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली। मतलब जब 10 अगस्त 1947 को पहली मीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली की, तो उस वक़्त उसकी कौन कौन सी ज़िम्मेदारी लगाई गई, तो उसकी पहली ज़िम्मेदारी ये लगी कि उसने मुल्क का आइन बनाना है। दूसरी उसकी ज़िम्मेदारी ये लगी टू एक्ट एज फेडरल पार्लियामेंट अनटिल द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफ़ेक्ट, कि जब तक मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता गवर्नमेंट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के तहत ही काम करेगी। अच्छा, नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली। कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली के पहले प्रेसिडेंट थे कायदे आज़म। नेक्स्ट आएगा कि आफ्टर बीइंग इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली कायदे आज़म अपॉइंटेड वेल नोन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट टू प्रिपेयर डाल्ट इन कॉर्पोरेशन विद द लॉज ऑफ इस्लामिक सोशल जस्टिस
और उनका क्या नाम था, उनका नाम था यानी कि जस्टिस मोहम्मद इस्माइल, वसीम और MB अहमद। ये सारे के सारे जो लोग हैं ये कायदे आज़म ने बाद में उस कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली के अंदर अपॉइंट किए, जो कि बाकायदा तौर पर इस्लामी हवाले से, सोशल जस्टिस के हवाले से और लॉज वगैरह के हवाले से जाने जाते थे। नेक्स्ट है द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली मेट एज लेजिस्लेचर। जो पहली कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली है वो एक लेजिस्लेचर की तौर पर कब मिली, तो वो फरवरी 1948 को। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली जो है वो एज अ लेजिस्लेचर कब मिली, तो वो फरवरी 1948 को। नेक्स्ट आएगा बिफोर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली बी टेबल्ड फॉर रेगुलर डिस्कशन विच इंसिडेंट टुक प्लेस दैट पुट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द सोल्जर्स ऑफ लियाकत अली खान। वो मतलब जब पहली मरतबा कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली फिर मिली तो कौन सा जो है एक रेगुलर डिस्कशन हुई थी कि अब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लियाकत अली खान को देने लगे हैं, तो वो है कि कायद-ए-आज़म की मौत के बाद जो सितंबर 1948 के में हुई थी, उसके बाद जो है वो सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की ज़िम्मेदारी लियाकत अली खान के स्पुर्द कर दी गई थी। नेक्स्ट है कि आफ्टर द डेथ ऑफ कायद-ए-आज़म एंड इंस्टॉलेशन ऑफ ख्वाजा नाज़िमुद्दीन एज गवर्नर जनरल द टाइप ऑफ गवर्नमेंट केम टू रिजेंबल, तो वो है कैबिनेट गवर्नमेंट। काबीना गवर्नमेंट जो है वो बन गई थी कायद-ए-आज़म की वफ़ात के बाद, और ख्वाजा नाज़िमुद्दीन के सेकंड गवर्नर जनरल बनने के साथ साथ उस वक़्त जो गवर्नमेंट बनी थी वो किस फॉर्म की थी, वो थी काबीना गवर्नमेंट। नेक्स्ट आएगा हु इंजॉयड एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्री आफ्टर द डेथ ऑफ कायद-ए-आज़म। कायद-ए-आज़म की वफ़ात के बाद असल एडमिनिस्ट्रेशन पावर जो है वो किसके हाथों में थी, तो वो है प्राइम मिनिस्टर के हाथों में। प्राइम मिनिस्टर के हाथों में एक्चुअल पावर्स थी। नेक्स्ट है कि अंडर विच एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली ऑफ पाकिस्तान वाज फॉर्म्ड फॉर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। यानी कि जो पाकिस्तान ने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था उसने ज़्यादातर जो हेल्प है वो उसने कहाँ से ली थी, तो वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट से उसने जो है अपनी हेल्प ली थी। अच्छा, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि द 68 मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली वर कंप्राइज्ड ऑफ 44 मेंबर्स फ्राम ईस्ट पाकिस्तान। जो 68 लोगों के ऊपर कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली बनाई गई थी उसमें से 44 लोग जो हैं वो ईस्ट पाकिस्तान से थे, और उसके अंदर जो 13 लोग हैं वो हिंदू मेंबर्स थे। 44 में से जो 13 लोग यानी कि 68 में से जो हैं मतलब 13 हिंदू मेंबर्स शामिल थे। नेक्स्ट है द मेंबर्स ऑफ Constituent Assembly were indirectly elected because of they were elected by the members of the provincial legislature on the basis of separate election, which was the area where there were no provincial legislature। तो वो है बलूचिस्तान और ट्राइबल एरियाज़। यहाँ पर वो क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है, वो कह रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली के मेंबर इलेक्ट हुए थे वो अपने अपने सूबाई जो लेजिस्लेचर है वहाँ से इलेक्ट होके आए थे। अब प्रॉब्लम ये है कि वो कौन से दो सूबे थे जहाँ के मतलब जिनका लेजिस्लेचर ही नहीं था, तो वो है बलूचिस्तान और ट्राइबल एरियाज़। तो बलूचिस्तान जो है क्योंकि उसको सूबे का दर्जा 1970 के अंदर जो है वो दिया गया था। नेक्स्ट है हाउ मैनी ईयर्स द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली लास्टेड। कितने सालों तक पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली रही, तो वो 7 सालों तक। हाउ मैनी ईयर्स द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली लास्टेड, 7 सालों तक जो है वो पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली रही। नेक्स्ट है फॉर हाउ मैनी डेज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली मेट इन 7 ईयर्स। कितने दिनों के लिए जो है पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली इन 7 सालों में मिली आपस में, तो वो 116 दिनों तक। 116 दिनों में यानी कि वक्फे से जो काउंटेड दिन बनते हैं वो 116 दिन बनते हैं जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली आपस में मिलती रही। नेक्स्ट है कि विच वाज द इम्पॉर्टेंट बिल द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली पास्ड। सबसे पहला जो है इम्पॉर्टेंट बिल जो कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली ने पास किया था उसका नाम था प्रोडा, PRODA, प्रोडा एक्ट। प्रोडा एक्ट की डेफिनेशन क्या बनती है या उसका एब्रीविएशन क्या बनता है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस डिसक्वालिफिकेशन एक्ट। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस डिसक्वालिफिकेशन एक्ट एब्रीविएशन है प्रोडा की। अच्छा, उसके बाद आएगा कि व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली पास्ड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पास की, तो उन्होंने मार्च 1949 के अंदर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो पास हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली के हाथों मार्च 1949 को। नेक्स्ट है द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मीन्स। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मतलब क्या था, तो ऑब्जेक्टिव
ऑन विच द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन वाज टू बी बेस्ड। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का असल मतलब ये था कि वो तमाम ऑब्जेक्टिव्स जिनके ऊपर हमारा आने वाला कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बेस करेगा। नेक्स्ट है मेंशन द प्रिंसिपल पॉइंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली, यानी कि असूल क्या थे, प्रिंसिपल पॉइंट क्या था कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली का। तो वो सबसे पहला उसका ये था ऑब्जर्वेंस ऑफ डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वलिटी और सोशल जस्टिस, ये उसका पहला ऑब्जेक्टिव था। दूसरा था राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़, कि जो लोग यानी कि माइनॉरिटीज़ के अंदर आते हैं उनके हकूक़। और तीसरा था इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी एंड द फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये इसका तीसरा ऑब्जेक्टिव था कि मतलब जुडिशरी को और फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को इंडिपेंस किया जाएगा। अच्छा नेक्स्ट है कि ड्यूरिंग हाउ मैनी मीटिंग्स ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड, कितनी मीटिंग्स हुई थी मतलब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली की कि जिसके बाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास किया गया। तो 5 मीटिंग्स के बाद जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास किया गया।